यूनिवर्सिटी है, संभाग है, जिला है, सब मां नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस शहर की अगर बात करें, इसकी खासियत की बात करें, तो इसको पहले किसी समय साधुओं और बाबुओं का शहर कहा जाता था, संभागीय मुख्यालय हुआ करता था तब से। लेकिन परिपाटी दिन ब दिन इसकी बदली, सियासत भी बदली, लेकिन शायद इस शहर के, इस जिले की जो विकास की गति है वो उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए। और इन्हीं मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। पीयूष शर्मा जी हैं हमारे साथ में। दिक्कत आजकल यही होती है, अगर पुरानी मेमोरी रहे तो कांग्रेस नेता कह दूं मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी से पीयूष शर्मा जी हमारे साथ में। साथ में अगर हम अब साथियों की बात करते हैं तो सविता दीवान जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ में, नीतू यादव जी भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका अध्यक्ष हैं होशंगाबाद से, साथ में पंकज जी हैं हमारे साथ में नगर पालिका अध्यक्ष इटारसी से, और साथ में हमारे साथ में मयूर जी हैं कांग्रेस नेता यूथ कांग्रेस से। तो कोशिश हमारी यही होगी कि किस तरह से कहां छूट गए विकास में, इस पर चर्चा करने की। उपलब्धियां तो हम सुन ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत सर होशंगाबाद से ही करते हैं, क्योंकि मां नर्मदापुरम की बात करते हैं या नर्मदापुरम की बात करते हैं, मां नर्मदा की बात होती है। और मां नर्मदा की बात होती है तो लगभग 2 दशकों से ये बात होती है कि कई जगहों पर आज भी घाटों पर नाले जो हैं वो मां में मिल रहे हैं, मां रेवा को पवित्र करने की जगह अशुद्ध कर रहे हैं, अशुद्ध करने के साथ साथ प्रदूषित भी कर रहे हैं। इसको लेके कहां पे अटक जाती है बातें? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप लोग गिनाते भी हैं, बताते भी हैं पीयूष जी, लेकिन हो वैसा नहीं हो पाता। पहले तो इस चैनल के माध्यम से आपको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, और साथ में देवेदी जी सामने बैठे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। 25 साल के सार्वजनिक जीवन में आज पहली बार मैं किसी टॉक शो में आया हूं, तो मैं INH को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप रोज शाम को टॉक शो करते हैं, सत रस्ते पे आपका टॉक शो हो जाता है, सितानी घाट पे टॉक शो हो जाता है, आज हमारे साथ हो रहा है। आज एक बहुत संवेदनशील जो चैनल है उसके बीच में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, और ये वो चैनल है जिसकी बातें लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो निश्चित रूप से आज हम लोगों को सबको एक प्रेशर भी है कि हमारी जो बातें हों वो बिल्कुल क्लियर बातें हों, सच बातें हों, और हम सही बात जनता तक पहुंचा सकें। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि घाटों पे जितना हम लोगों को काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। उसका कारण है कि पिछले 50, हमारी सरकार के 50 साल पीछे जाएं तो वहां विजन ही नहीं था। वो भी आपकी सरकार थी? नहीं, मेरी सरकार तो ना अभी है ना तब है, वो कांग्रेस की सरकार थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम सब जितने बैठे हैं ये कहीं ना कहीं अलग अलग जुड़े लोग हैं। पर मैं मेरे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जब से उन्होंने कमान संभाली वो निरंतर इस क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। नर्मदा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से इस पूरे प्रदेश में 1500 करोड़ से ऊपर के काम, नली नाले घाट निर्माण के काम चल रहे हैं। जहां तक नर्मदापुरम की बात है, हमारा बड़ा टेक्निकल थोड़ा घाट है, क्योंकि बारिश के समय 3-4 डैम्स जो आसपास हैं उसके कारण पानी ऊपर आ जाता है। तो हम लोग जब हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का काम करते हैं तो थोड़ा टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ता है। 2 बार उसके टेंडर हुए। अब चूंकि बाढ़ में पानी ऊपर आ जाता है, बाकी समय 8 महीने नीचे रहता है, तो कंपनियां कुछ रिलेक्टेंट होती है काम करने के लिए। पर IIT रुड़की की एक टीम ने बड़ा व्यापक सर्वे किया है, और धीरे से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अब ट्रैक पे आते जा रहे हैं। माँ नर्मदा जो है ये हम सबके लिए श्रद्धा का केंद्र है। इसमें मैं पॉलिटिकल बातें ज़्यादा नहीं करूंगा, पर ये निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है, और हम लोग निरंतर इस पे काम करते आ रहे हैं। कितना काम हो रहा है? मेरा सवाल, भाजपा के यहाँ सभी लोग बैठे हैं, 2 नगर पालिका अध्यक्ष हैं, पीयूष भैया हैं, और सभी भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदुत्व के आड़ में वोट मांगती है। और मां नर्मदा पिछले 2003 से इनकी सरकार है, विधायक, उसके बाद 2014 से लेके अब तक केंद्र सरकार इनकी है, ऊपर से नीचे तक केंद्र सरकार। आज के समय में आप देखें, केंद्र सरकार इनकी है, राज्य सरकार इनकी है, नगर पालिका इनकी है। किस चीज की दिक्कत आ रही है? रेत से पैसा कमा रहे हैं भाजपा के लोग, मैं बिल्कुल खुलेआम बोल रहा हूं, रेत से पैसा कमा रहे हैं। रेत से चोरी कांग्रेस के समय हुई। आऊंगा आपके पास सर जी। आप मयूर भाई जी, देखिए ये खनिज
का जो काम है, ये सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने ही इसको माइनिंग कॉरपोरेशन से लेकर ठेके में दिया था। एक मिनट, मैं बिल्कुल क्लियर कुछ बातें करना चाहता हूं। दूसरी, देखिए, उत्खनन होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, और उसका नतीजा ये है कि पिछले 5 साल में बाढ़ जरूर आई है, पर चूंकि साइंटिफिक तरीके से उत्खनन हुआ है तो यहां पे लोग बाग बैठे हैं। देवलाखेड़ी, निमसाड़िया, पांजरा से लेके सोनासावी तक के, इनमें इस बार तवा के उसमें जो बाढ़ नहीं है, उसका कारण है कि नदी गहरी हो चुकी है। साइंटिफिक उत्खनन होना चाहिए। आप भी मानेंगे मेरी बात, जितनी भी आज तक जितने भी सिविलाइजेशन खत्म हुए हैं, ये सूखे के कारण खत्म नहीं हुए हैं, बाढ़ के कारण खत्म हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, आप साइंटिफिक का मतलब वो पोकलेन की बात तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, पोकलेन की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। बात हो रही है कि बिना इको डाइवर्सिटी को डिस्टर्ब किए हम उत्खनन कैसे कर सकते हैं। मैं आप बिल्कुल क्लियर करूं, आज तक जितने भी, मैं आपको बताया कि कोई भी जितने हुए हैं खत्म बाढ़ से हुए हैं, किसी भी सूखे के कारण नहीं। और बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि नदी का उत्खनन नहीं होता है। नदियों को गहरा होना करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो बाढ़ आ जाएगी। ये बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया, थोड़ा सा बताएंगे मयूर जी? बेहतर तरीके से इन्होंने बोला, साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, जो घाट आवंटित होते हैं उस तरीके से होना चाहिए। आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले इटारसी के एक मालवी जी हैं, जिनके 4 ट्रक एक नंबर पे चल रहे थे, एक ही नंबर था उस नंबर प्लेट का। वो कौन थे? है एथेंटिक है, ये सब चीज आप निकाल के देख लीजिए। और इटारसी के हैं वो पकड़ाए, आज तक वो कहां है? वो अभी बाहर घूम रहे हैं। यदि वो रेत चोरी नहीं कर रहे थे, उनके 4 डंपर पकड़ाए थे, 4 डंपर, और वो चारों डंपर पे एक ही नंबर। आपको रोकना चाहूंगा, जब 18 महीने की कांग्रेस गवर्नमेंट में जो अपना मरोड़ा गेट था, वहां पे रोज गोली कांड होते थे साहब, क्योंकि इतना इन्होंने अराजकता फैला दी थी कि गंडे बदमाश वहां बैठ कर रेत चोरी करते थे, अराजकता का माहौल बना दिया था। बात को घुमाओ नहीं, बात सीधी होनी चाहिए। जवाब सीधा है। वो उस मालवी जी, वो कौन थे? वो मालवी जी 1 ट्रक 4 ट्रक जो एक वहां पे 18 महीने रोज गोलीबारी हुई, कौन जवाबदार है? रोज गोलीबारी हुई वहां पे, गोलीबारी हुई, उसके कौन जवाबदार है? कांग्रेस के 18 महीने के समय में इतनी अराजकता। आप तो मालवी जी का जवाब दे दो। अरे मालवी जी गोलीबारी नहीं, आप मालवी जी का जवाब, आतंक मचाया। आप बात को इधर उधर नहीं घुमाओ, सीधा जवाब। बार बार शोर मत कीजिएगा, सुनेंगे आपको ज्यादा मजा आएगा। बीच बीच में आप तालियां बजा सकते हैं, बहुत ज्यादा नॉइज होगा तो आपको ही नहीं पता चलेगा कि यहां से बोला क्या जा रहा है। पता चला कि तारीफ हो रही है कांग्रेस की और भाजपा ही ताली बजा रहे हैं, ऐसा ना हो जाए आप लोगों के साथ। ये कोशिश करते हैं सबको सुनने की। मेरा आपसे निवेदन था, सीधा एक जवाब। वो सवाल हो गया, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, वो मैं पूछ लूंगा उसको। तो बात बिल्कुल नहीं, मैं कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब नहीं रहेगा तो फिर उस समय आप अपना निर्णय लीजिएगा। सविता जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको यहाँ आमंत्रित किया, जी, इस आयोजन में भाग लेने का मौका दिया। मैं बात शुरू करती हूँ पीयूष भाई की बात से। जी, असल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ समस्या ये है कि वो 70 साल की बात पहले करते हैं, 50 साल की बात पहले करने लगे। इस विधानसभा में, और होशंगाबाद नगर की आपने बात की, होशंगाबाद नगर में 1999 से भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है और 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं और 18 साल से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दीदी मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है आजकल, ये ठीक बात है, सबसे बड़ा आश्चर्य होता है, आप बताइएगा ना। एक मिनट, आप लोग कितने गर्व से बता देते हैं अपने हार की गाथा। नहीं, मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ, आपको मैं काटती हूँ इस बात है जी। आपने कहा नर्मदा में अभी तक गंदे नालों का पानी जा रहा है। इन्हीं के एक अध्यक्ष थे अखिलेश खंडेलवाल जी, जो नंगे पैर हो गए थे कि जब तक मैं नर्मदा जी में गंदे नाले का पानी समाप्त नहीं कर देता तब तक चप्पल नहीं पहनूंगा। उनका कार्यकाल ही समाप्त हो गया, वे ही समाप्त हो गए, लेकिन नर्मदा में गंदे नाले का पानी मिलना समाप्त नहीं हुआ। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इस जिले में शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। इस जिले का सारा विकास, इस जिले के हिस्से का सारा विकास या तो बुधनी चला गया, तवा डैम का पानी जो नहरों में होशंगाबाद जिले में आना था वो हरदा चला गया। कमल पटेल ज्यादा ताकतवर हो गए यहाँ के विधायकों से, यहाँ के मंत्रियों से।
टेल एरिया में सारा दीदी, टेल एरिया में पानी आ रहा, सिवनी मालवा। सुनिए, आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री एक भी फैक्ट्री, एक भी उद्योग, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज, एक भी मेडिकल कॉलेज, एक भी कृषि आधारित उद्योग, एक बड़ा फार्म हमारे पास था बाबई में, 5000 एकड़ का कृषि फार्म था, उसमें कोई भी काम, ना उसका विकास हुआ, ना उसका कोई काम हुआ। इस जिले का एक भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का, उसकी ये हैसियत नहीं कि वो मुख्यमंत्री से बात कर सके, उसकी ये हैसियत नहीं कि वो महाविद्यालय बना, कृषि महाविद्यालय आया पहली बार, कृषि महाविद्यालय बना है यहाँ पर, कभी बना कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई है। एक व्यक्ति बोलिए, आपका सवाल हुआ है, जवाब हम इस जिले के विकास की बात कह रहे हैं। ये जिम्मेवारी आपकी है, आपकी थी। आपने पिछले 20 वर्षों में क्या किया, आपने क्षेत्र को क्या दिया, उस पर बात होना चाहिए। जी पीयूष जी, मैं सबसे पहले तो माननीय दीदी सविता दीवान शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये माना तो कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने विकास किया। अब यहाँ किया, वहाँ किया, अपनी जगह है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, उतनी में किया। दूसरा, मैं धन्यवाद फिर देना चाहूंगा कि इन्होंने माना तो कि हमारे मंत्री पावरफुल होते हैं, आपके जमाने में नहीं थे। हमारे पास विधानसभा अध्यक्ष। तीसरा कृषि फार्म की बात की, 5000 एकड़ का कृषि फार्म है, जिनको इनके मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, तब ये रिलायंस को बेचना चाह रहे थे। इसका आंदोलन हुआ, आप उसका नेतृत्व आपके पिताजी ने किया। आप बिल्कुल नहीं बिका, उसका नेतृत्व आपका पिताजी ने किया। देखिए, उसका हम सबने किया था नेतृत्व। डॉक्टर साहब ने भी किया था, गिरिजा शंकर शर्मा जी ने भी किया था, आपने भी किया था, आपके पिताजी ने किया। तो ये जब विकास की बात होती है, ये सब लोगों का, सबका साथ सबका विकास है, हमारी पार्टी कहती है, तो हम सबका विकास करते हैं। जब पानी की बात होती है, हम वी आर फॉर्चुनेट कि तवा डैम हमारे यहाँ है, पर हरदा में जो लोग हैं वो भी हमारे हैं। और मैं एक बात बता दूं, ये साइंटिफिकली डिजाइंड नहरें हैं। जितना पानी हमारे यहाँ 221 क्यूसेक, हमारी अगर होशंगाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी में आना है तो 221 क्यूसेक आता है, अगर इटारसी डिस्ट्रीब्यूटरी में 241 क्यूसेक आना है तो 241 क्यूसेक आता है, सिवनीवाला डिस्ट्रीब्यूटरी में 260 क्यूसेक आना है तो 260 क्यूसेक आता है। अगर 3400 क्यूसेक पानी हमें हरदा को देना है तो हम देते हैं। इसमें काबिलों की तरह लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात साथ में उद्योगों की भी हो रही थी। उद्योगों की बात करते हैं तो एसपीएम एक अचीवमेंट है। जब आप कांग्रेस में थे उसी समय सुरेश पचौरी जी, प्रणब मुखर्जी जी, तमाम लोग यहाँ पर आए भी बतौर वित्त मंत्री, और वो लगा भी उसी समय। उसके हालात क्या हैं और उसके बाद कोई नया उद्योग लगा क्या, या फिर मुझे जो रेत उद्योग है वही चल रहा है? देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बात बताऊं जी। कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब वहां 3000 वर्कर काम करते थे जी, और मैं समझता हूं 250 करोड़ से ऊपर के घाटे में एसपीएम चल रहा था। नई मशीन्स आई, नए तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और आज वो करेंसी पेपर के अलावा दूसरे पेपर भी बनाने लगा। आज वो प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट हो गया। देखिए, हम जब बात करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो अकेला एसपीएम पे हमारा फोकस नहीं रहता। कीरतपुर फार्म पे देखिए, कीरतपुर फार्म पे 68 इकाइयां चालू हैं। 68 इकाइयों ने एमओयू साइन किया, 24 उसमें चालू हो चुकी हैं। आपके कांग्रेस के बड़े नेता सामने बैठे हैं, सबसे बड़ा इंडस्ट्री उन्हीं ने डाली है वहां पर। आज मैं जब 2015 में बिहार गया था तो वहां पे बेतिया में 22 छोटी राइस मिलें थी। मुझे लगता था कि इससे बहुत बड़ा जिला है हमारा, हमारे यहाँ क्या पोजीशन है, पर आज मुझे गर्व होता है कि 17-18 हमारे यहाँ भी आ गई हैं और बड़ी राइस मिल्स आई हैं। उद्योग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और उद्योग अलग मैन्युफैक्चरिंग अकेला नहीं, फूड प्रोसेसिंग अकेला नहीं, हम टूरिज्म में भी काम कर रहे हैं। टूरिज्म में पहले बात होती थी तो सिर्फ पचमढ़ी की बात होती थी। आज मैं मान रहा हूं कि पचमढ़ी में हमारे ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, पर इकोनॉमी की अगर बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो करोड़ों रुपये हमारे मढ़ई, चूरना जैसे सेंटर से भी आ रहे हैं। आज हम 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार अकेले सिर्फ मढ़ई सेंटर्स पे हम लोग दे रहे हैं। ये बड़ा अचीवमेंट है। और वो 5000 लोग कौन है? उसमें से 70% लोग लोकल आदिवासी वहां के रहने वाले लोग हैं, जिनको हम लोग रोजगार दे रहे हैं। आइए, लोग आते नहीं है, घूमते नहीं है, कानून नहीं समझते हैं, मैं क्या बात करूं उनकी। चलिए थोड़ा सा इंजन आगे बढ़ाते हैं।
जंक्शन की तरफ पहुंचते हैं पंकज जी, थोड़ी सी इटारसी की बात हो जाए। सर ये ट्रिपल इंजन की सरकार है और इटारसी में तो इंजन की भरमार है, लेकिन दिक्कत ये है सर कि वो ये गली वो गली ये गली वो गली में उलझा है ये शहर। आज तक के शहर व्यवस्थित दिखता ही नहीं है कहीं से भी। इटारसी कहां से व्यवस्थित हुआ है? आपको मैं बताना चाहता हूं कि इटारसी में नगरपालिका, भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका लगभग 12.5 साल हम हुए, बीच बीच के टुकड़े में अभी कंटिन्यू है। इससे पहले हम 2.5 साल का एक और हमारा टेन्योर है। इटारसी में जो विकास के बारे में, विजन के बारे में सोचना चालू हुआ, माननीय विधायक जी लगातार प्रयास करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष ही नहीं करेगा तो काम कैसे होगा? क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो नगरपालिका है, नगरपालिका को दिशा देना है, क्योंकि वो तो निर्देशन देंगे, दिशा आपको देना है। हमारे पहले जब भी बेतरतीब विकास हुआ, अपनी मर्जी से नालियां सब हवा में बनाई गई, लेकिन जब बीजेपी की नगरपालिका जब से आई, प्रकाश जी का मैं आपको याद दिलाता हूं, उस समय इटारसी शहर में रोडें, जब प्रकाश जी के पहले गड्ढे ही हुआ करते थे मेन बाजार में, उसकी फोटो अगर आप पुराना समय देखेंगे, थोड़ा समय निकालेंगे, तो उस समय अखबार में प्रतिदिन या तो कॉलेज की रोड छपती थी, या बाजार सराफे बाजार जो क्रीम बाजार था उसकी रोड छपती थी, या जैसम की रोड छपती। मेन बाजार की रोडें सब 2 से 2.5 फीट 1.5 फीट ऐसे गड्ढे हुआ करते थे। आप पेपर उठा के उसको देखिए, प्रमाणित करिएगा आप। उसके बाद जब प्रकाश जी आए, भाजपा की शासन आया, उसके बाद विजन आया कि शहर को विकास की दिशा में किस तरह ले जाना है। तो मेन जो मुख्य सड़कें हैं, मुख्य सड़कों का उस समय निर्माण हुआ। आरएमएस कॉलोनी से काकू भाई के घर के होते हुए लास्ट तक वो रोड देखेंगे आज भी चल रही। उस समय का विजन आया। उस समय बाजार की रोडें व्यवस्थित बनाई गई, कॉलेज की जो रोड है वो व्यवस्थित बनाई गई, मुख्य रोडों पर कंसंट्रेशन किया गया और मुख्य रोडों का विकास किया गया। उस समय निकासी के लिए प्रयास किया गया कि निकासी कैसे, शहर, क्योंकि इटारसी शहर को कटोरे का शहर कहा जाता था कि बीच में इसमें पानी भराता है, पानी बाहर नहीं निकल पाता। फिर विजन आया कि इसको कैसे इस पानी को बाहर निकालना है, उस पर प्रयास किए, वाटर लेवल टेस्ट करवाया गया और उसका परिणाम है कि अब इटारसी में एक राधा कृष्ण मार्केट छोड़कर पूरे शहर का पानी आराम से बाहर नालों में मिल जाता है, क्योंकि बड़े नाले मिलाए गए। क्योंकि विजन आया कि पानी को बाहर करने के लिए कैसे नाली बनाई जानी। उससे पहले मेरे घर के सामने नाली बना दो, ये विकास है, लेकिन वो पानी कहां जाएगा इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे घर के सामने नाली बनना चाहिए। लेकिन जब विजन काकू भाई के जमाने तक के सड़कें और नालियां सब उन्हीं के आसपास बनी है। बाद में जब समग्र विकास की बात आई कि शहर को कैसे व्यवस्थित करना है, उस समय ये मुख्य रोडों पर फोकस किया गया, नालों पे फोकस किया, क्योंकि जहां नाले बन के आए एंड पॉइंट से, वहां किसी का घर नहीं था, वो वोट बैंक नहीं था, लेकिन समस्या समाप्त करने के लिए पानी लास्ट से ऊपर तक लेके आना था, बाहर निकालने के लिए नाले वहां से बनाने चालू हुए। मयूर जी, मैं शहर में एक और, मयूर जी, शहर में ऑडिटोरियम भाजपा की नगरपालिका के समय आया, खेल प्रसाल भाजपा के समय आया, अटल पार्क भाजपा के पहले कभी इटारसी शहर ने पार्क नहीं देखा था। अटल पार्क का निर्माण किया, जहां आज भी 10,000 लोग घूमने आते हैं। अटल पार्क का निर्माण हुआ। पार्कों की जो संस्कृति आई वो आई भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका से, और आज 12 पार्क इस इटारसी नगरपालिका में। इटारसी सरोवर, एक मिनट लूंगा मैं, चूंकि एक मिनट लूंगा, चूंकि आप खेल की बात की है, मैं खेल से ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है सर, सेकंड लूंगा, पता है, मैं आऊंगा, अपन स्विमिंग भी करेंगे, चिंता मत कीजिए। इटारसी सरोवर, सर एक मिनट, इटारसी सरोवर जिसको सरताज जी ने डेवलप किया था, उसको कांग्रेस की बाद की नगरपालिकाओं ने उसको नष्ट कर दिया और केवल वो उसको पुनः व्यवस्थित। 2 मिनट बसूंगा। मयूर जी कुछ पहले मेरा निवेदन सिर्फ ये है, मेरी पूरी बात सुनी जाए, बिल्कुल सुनेंगे, ऑथेंटिक जवाब दिया जाए, बात को लेकिन व्यक्तिगत आरोपों में न जाए, थोड़ा सा ऐसी बात हो जो कहीं ना कहीं शहर के विकास के संदर्भ में हो, जिले के विकास के संदर्भ में। मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूँ। पहली चीज, ये ऑडिटोरियम की बात कर रहे हैं, ऑडिटोरियम का शिलान्यास यहाँ सुरेश पचौरी आए थे, उन्होंने किया ऑडिटोरियम का, जो ये बोल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनने सब कार्यकाल गिनाए, पिछला कार्यकाल सुधा अग्रवाल जी का क्यों नहीं गिनाया? वो 5 साल कहां गए? मयूर भैया, उसमें ऑडिटोरियम उसी समय बना, इनको पता नहीं, ऑडिटोरियम उसी समय बना। सारे नेता पचौरी जी का ही नाम लेते हैं, उनने ये करवाया, वो हमारे नेता, और पूर्व में आपके भी नेता थे वो। उनको चुनाव क्यों नहीं लड़वाते? उनको चुनाव क्यों नहीं लड़वाते? इतना काम किया, यहाँ चुनाव लड़वाने भेज दो भाई एक बार। भैया हो सकता है, मेरी बात को डाइवर्ट नहीं किया, बात बताइए। इन्होंने सब बात करी,
जो सुधा अग्रवाल जी का कार्यकाल इन्होंने एक चीज के ना दी हो तो बताइए। ऑडिटोरियम उनके समय ही बना। जो घोटाले हुए वो उस कार्यकाल में जो घोटाले हुए, एक अधिकारी नगर पालिका का जो सस्पेंड है उसने रोड बेच दी है, सही बात है नहीं, पूछ लीजिए यहाँ सबसे, यदि मैं गलत हूं तो। उसने 1 मिनट, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद वो सस्पेंड हुआ। ये क्या, कहां के घोटाले थे? ये इनकी नगर पालिका। और दूसरी चीज, ये सरताज सिंह का बोल रहे हैं, आदरणीय सरताज सिंह जी ने तालाब का सौंदर्यीकरण, वो तो तालाब को कॉम्प्लेक्स बना के बेचना चाह रहे थे। यदि ये भी मेरी बात गलत हो तो पूछ लीजिए। फिर ये सब चीजें क्या है? सविता जी, अध्यक्ष जी ने अपनी बात शुरू की और उन्होंने ये कहा कि जब हमारी नगर पालिका आई तब हमने विजन से काम किया। भारतीय जनता पार्टी का विजन एकमात्र इटारसी नगर में ये है कि कैसे सरकारी जमीन को प्राइवेट लोगों को दिया जाए, कैसे सरकारी संपत्ति को औने पौने दाम में अपने लोगों को दाम दिया में कोई जाए, नहीं दे सकता दीदी, कलेक्टर कोई दे ही नहीं सकता। मैं दीदी से एक बात पूछना चाहता हूँ। माननीय दिग्विजय सिंह जी के आखिरी कार्यकाल में आप विधायक थी। माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय आखिरी कार्यकाल में आप विधायक थी। इस क्षेत्र में अगर विकास नहीं हो पा रहा है तो चरनोई भूमि का जो कबाड़ा इन्होंने किया है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 2% से कम चरनोई भूमि ना हो, इन्होंने गांव-गांव 2% से कम चरनोई भूमि कर दी। वहाँ हमारे विकास नहीं हो पा रहे हैं। मैं चल दूं, रोहना गांव चल दूं, मैंने वहाँ पे एक स्टेडियम दिया, वो स्टेडियम इसलिए नहीं बन पाया कि 2% से कम चरनोई भूमि थी। रंडाल में माननीय विधायक जी ने एक सबस्टेशन दिया, वो इसलिए नहीं बन पा रहा है कि वहां 2% से कम चरनोई भूमि बनी। अपने लोगों को चरनोई भूमि इन्होंने बांट दी। ये क्या बात कर रहे हैं सरकारी जमीन? मैं ये 1 मिनट, इसका जवाब मैं दूंगी। मैं ये गर्व से कहती हूं कि हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को सरकारी भूमि के पट्टे दिए और गर्व से कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि इस प्रदेश के हर और जनजाति का आदमी सत्ता के बाहर कर दिया। ठीक है, भाई भतीजावाद क्या इसलिए बाहर हो गए? बिल्कुल नहीं, भाई भतीजावाद क्या इसलिए बाहर हो गए? 1 मिनट पीयूष भाई, हम ये गर्व से कहते हैं कि हमने इस प्रदेश के सबसे पिछड़े, सबसे गरीब और सबसे नीडी जो वर्ग हो सकता था उसके लिए हमारी सरकार ने काम किया। और हमने काम किया, आप लोग आए तो आपने जिनको चरनोई भूमि हमने दी थी उनको कब्जा नहीं मिलने दिया, आपने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने 2% से अधिक जमीन चरनोई के लिए रखते हुए शेष लोगों को पट्टा दिया और इस पर हमें गर्व है। और जब कभी भी हमारी सरकार आएगी तो इस प्रदेश के सबसे ज्यादा पीड़ित लोगों के लिए हमारी सरकार काम करेगी। पीयूष भाई, आप कह रहे थे इटारसी में पट्टे की बात आई। 2 मिनट बात करता हूँ, 2 मिनट बात करते हैं। इटारसी में पट्टे की बात आई जी, जो बाजार को अव्यवस्थित करा। चलते चलते किसी को भी, रोड चल रही, रोड का एंड नहीं आया, वहां पे दुकान का आवंटन कर दिया गया। आप अगर इटारसी बाजार में घूमेंगे तो आपको बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आएगा, क्यों वहां गए, क्यों यहाँ क्यों रुक जा रहे हैं। बोले नहीं भैया 2 पट्टे उनने बांट दिए थे कांग्रेस के समय में। रोडों की भी चिंता नहीं की कि मार्केट में आग लगेगी, कैसे बाहर निकल। जहां इच्छा आई वहां पे लोगों को आवंटन की गई इनके द्वारा दुकानें, और आज तक इस शहर उसको भोग रहा है। बहुत सारे मुद्दे जमीन से हटते हैं, लेकिन इस बीच में पीयूष भाई ने कह दिया पचौरी जी को चुनाव नहीं लड़ाते। भाई साहब बताइए, बगीचा इतना हरा भरा है, पचौरी जी चुनाव कहां से लड़ेंगे? मैं ये पूछ रहा था, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, एक ही मुद्दे पे बहस में उलझ जाएंगे। नीतू भाभी जी की तरफ आते हैं। सेठानी घाट तक के जाते हैं 7 रस्ते से, कितना दूरी होगी वो? मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर के आसपास, 1.5 किलोमीटर की दूरी होगी। लेकिन उस 1.5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में पसीने आ जाते हैं और पता नहीं कितना समय लग जाता है, और कई बार रुक जाते हैं तो गाड़ी जहां खड़ी है वहीं पे खड़ी करके चले जाते हैं। ये हालात कब सुधरेंगे? वहां इस सबसे महत्वपूर्ण रास्ते के सबसे ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, व्यापार वहां पे प्रभावित होता है, वो हालात ही नहीं सुधर पा रहे हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। और रही बात सेठानी घाट की, पार्किंग की व्यवस्था वो है मार्केट से, वो वहाँ पर है मार्केट, तो वहाँ मार्केट के कारण अव्यवस्था होती है और बहुत जल्द हम उसकी पार्किंग की व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। बस जगह नहीं मिल रही, उस एरिया में जगह नहीं है पार्किंग के लिए।
सड़क चौड़ीकरण की भी तो बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, सड़क चौड़ीकरण भी जरूर होगा और नया मार्केट भी बनेगा, नया नया बस स्टैंड बनने जा रहा है। और सबसे पहला सवाल था आपका कि नालों का पानी जो नर्मदा जी में मिल रहा है, तो कोरी, आपकी जानकारी के अनुसार मैं बता दूं, कोरी घाट पे जो बरसों से नाले का पानी बह रहा था वो बंद करा दिया गया है, चाहे तो आप जाकर देख लें। ये हम लोग काम कर रहे हैं जी। हाँ। थोड़ा सा सोहागपुर की तरफ भी चलते हैं दीदी। अगर हम बात करते हैं सोहागपुर की, बाबई से लेके सोहागपुर, एक तो बीच में एक प्लांट बनने वाला था, पहले पता चला कि कोक का है, पेप्सी का है, फिर पानी नर्मदा जी का आएगा, ये हुआ वो हुआ। वो मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ, वो प्लांट बना नहीं बना, वो हित में था अहित में था, आप लोगों का क्या स्टैंड है उस पर? देखिए, सरकार ने मुहासा एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। सुन तो वही बात कर रहा हूँ, पहले स्टैंड तो ले लें कांग्रेस का। मेरी बात तो सुनिए जी। और ये कहा गया सरकारों के द्वारा कि हम बड़े बड़े उद्योग यहाँ लाएंगे, जिससे न केवल क्षेत्र के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि यदि जैसे मूल रूप से ये बात आई थी बाबई के लिए कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाएंगे, जिससे कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना वहां हो। हम पिछले 20 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, बाबई के लोग, मैं बाबई से आती हूँ जी, 20 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। एक आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ है वहां, तब जबकि कोरोना चालू हो गया। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको बाबई कहने में ज्यादा मजा आता है या माखन नगर? दोनों ही में मजा आता है। बाबई पुराना नाम है, माखन नगर नया। हमारे तो गर्व की बात है कि माखन लाल चतुर्वेदी हमारे क्षेत्र के हैं। माखन नगर भी बोलते रहिए ना। माखन नगर बोलते हैं जी। तो उस प्लांट के संदर्भ में बात हो रही थी। तो एक प्लांट लगा वहां जी, आइनॉक्स ऑक्सीजन का प्लांट लगा, क्योंकि कोरोना आ गया था। वो प्लांट जरूर शुरू हुआ। अब उसकी वर्तमान में उसका क्या उपयोग हो रहा, पर वो प्लांट शुरू हुआ अकेला। वो कहा गया कोका कोला आएगा, कहा गया बाकी फैक्ट्रीज आएंगी, तो हुआ कुछ नहीं, आया कुछ नहीं है। नहीं, और ये तो फिर मेरी बात नहीं, पूरा हो जाने से जवाब वापिस आएगा। आइनॉक्स तो आया, वो काम कर रहा है, वो शुरू हुआ है, ऑक्सीजन प्लांट वो शुरू हुआ है, क्योंकि कोरोना आ गया। ये हमारे प्लान में पहले से था कि इसमें होना चाहिए, तो वो काम शुरू हुआ है, बस अकेला। ये क्यों नहीं हो पा रहा है डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल? पूरा आपने एक दे दिया कि हम वहां पे औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहे हैं, वहां पे क्षेत्र तो दिखता है, उद्योग नहीं दिखते। नहीं, मैं फिर से एक प्लांट को छोड़ के जी दीदी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये तो मान लिया कि वहाँ औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुआ है जी। तो आपको धन्यवाद। मैंने आपकी बहुत ध्यान से बात सुनी। मेरे बिल्कुल। और मैं ये भी कह रही हूँ कि आइनॉक्स शुरू हुआ, सरकार का, वो तो कोरोना की वजह से शुरू, सरकार ने वहाँ कुछ नहीं किया। नहीं, आइनॉक्स का मैं डेटा बताऊंगा इसके ठीक बाद में कि उसकी स्थिति क्या है। दोनों बातें दीदी ने बोल दी। जी। पहली बात है कि सरकार, अपन बहुत क्लियर होना चाहिए, सरकार का काम उद्योग लगाना नहीं है, उनके लिए माहौल बनाना है। हमने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ रोड्स पूरी बन गई हैं, 2 लेन रोड्स हैं, 4 लेन में अब हमारी 4 लेन से उसको कनेक्ट करने वाले हैं, बिजली के पूरे कनेक्शंस हैं, और वहाँ उद्योग भी आ रहे थे। जैसा दीदी ने बोला कि कोरोना काल आ गया, कोरोना काल के बाद चाहे बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हों चाहे छोटे इंडस्ट्रियल हाउसेज हों, सबने अपने इन्वेस्टमेंट्स कुछ समय के लिए रोक लिए थे। ये फिर से चालू होंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। हम 600-700 करोड़ रुपए अगर एक औद्योगिक केंद्र खोलने के लिए कर रहे हैं, तो एक क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। अच्छा, अभी पुल के आप बताइए जी, उन्होंने बोला कि रूट पे पहुंचने के लिए जिस पुल का इस्तेमाल करते रहते हैं, आजकल उसकी हालत क्या है? वो नया पुल 200 करोड़ का एक और स्वीकृत हो गया। अरे नहीं, कब तक? अभी क्या हालत है? अभी कैसे? भूमि पूजन हो चुकी है, रिपेयरिंग में करोड़ों रुपए लग गए, और करोड़ों रुपया वहां के लोगों ने वो जो बाईपास बनाई थी ना जी, उससे वसूल लिए लोगों से, और करोड़ों रुपए। अच्छा, वो क्या जादू था कि लोग रेत में से जाते थे, वहां पे भी टोल वसूल लगा हुआ था। एक मिनट, अब पीयूष भाई आपकी उस बात का जवाब दूं। ने ये कहा उद्योग लगाना सरकार का काम नहीं है, उद्योग के लिए माकूल वातावरण पैदा करना और उसके पक्ष में नीतियां बनाना, ये सरकार का काम है। 50 साल में क्यों नहीं बनी? मेरी बात नहीं, मध्य प्रदेश में एक भी इन्वेस्टर, इतने इन्वेस्टर मीट आपने कर लिए, क्यों नहीं लोग आ रहे? क्योंकि आपकी नीतियां उनके लिए, उनके पक्ष में नहीं है। पर दीदी, तो ये बात करिए आप, ये भी तो बताइए, 50 साल तो आपके पास थे, आपके परिवार के पास भी थे, तब क्यों नहीं नीति बनी? मेरी बात नहीं, एक मिनट। जब भी कोई 50 साल की बात करता है या 70 साल की बात करता है, तो मैं हर किसी से ये कहती हूँ, आपको भी जवाब देती हूँ। देश हमारा जब स्वतंत्र हुआ,
तो किस स्थिति में था? कांग्रेस थी जिसने नीतियां बनाई, कांग्रेस थी जिसने IIM दिए, IITs दिए, जिसने सरकारें बनाई, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा किया। दीदी 2003 में पर कैपिटल इनकम मध्य प्रदेश की क्या थी? थोड़ा सा और 2023 में क्या है ये बता दो आप। इन 50 साल में इतनी नीति बनी, इतने उद्योग दिए, सुहागपुर को क्या दिया ये मुझे बात बताइए। तो आपको स्पेसिफिक बता दो आप। इन 50 वर्षों में ही हरित क्रांति आई इस देश में, तो सुहागपुर में भी आई। इन 50 वर्षों में ही श्वेत क्रांति आई इस देश में, तो सुहागपुर में भी आई। इन 50 वर्षों में तवा डैम बना और तवा नहरें बनी जो सुहागपुर में भी गई और अंत के गांव तक पहुंची। ये हमने किया है, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी तो उनकी लाइनिंग नहीं करवा पा रही। भारतीय जनता पार्टी नहरों के अंतिम छोर तक किसानों को पानी नहीं दे पा रही। भारतीय जनता पार्टी नहरों के अंतिम छोर पर रहने वाले किसानों को बिजली नहीं दे पा रही। वो ट्रांसफार्मर नहीं दे पा रही। 10-10 हजार रुपया ट्रांसफार्मर के लग रहे हैं किसानों के, जो लेने के लिए जा रहा है। क्या बात करते हैं आप? हमारे किसान 3-3 फसल लेने लगे, हमारे किसान 12-12 घंटे बिजली लेने लगे। आप कह रहे ट्रांसफार्मर नहीं दे, अलग सेपरेट। आप दीदी आपकी सरकार में हम लोग घर के बाहर बैठे रहते थे, तार थे पर उनमें करंट नहीं था। करंट हमारी सरकार ने, एक मिनट, हमारी सरकार ने बिजली योजनाएं लेकर आई जिनको चलाकर अब आप कह रहे हो कि हमने बनाया। आज हमारा किसान अगर एक ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन लेने जाता है, 5 हॉर्स पावर का कनेक्शन लेता है तो 3500 रुपये साल का पेमेंट करता है बस। चलिए, और 10 घंटे लाइट मिलने की गारंटी रहती है, जो अब हमारे मुख्यमंत्री उसको 12 घंटे करने वाले हैं। यहाँ यदि कोई किसान बैठा हो और वो मुझे बताए कि 10 घंटे किसको बिजली मिल रही है, दिग्विजय सिंह का समय बताए कि दिग्विजय सिंह का समय बगैर पैसे के ट्रांसफार्मर किसका लग रहा है, कोई बताए तो उनके पास पहुंचिए। एक मिनट, 10 नर्मदापुरम से हमारे साथी जो पीयूष शर्मा जी का स्वागत करेंगे, साथ में हमारे पचमढ़ी से साथी हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो पंकज चौरे जी का, सादिक आप भी आए, पंकज जी का सम्मान शाल श्रीफल से करें। और साथ में हमारे दोनों साथियों से निवेदन करूंगा कि वो नीतू यादव जी जो नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हैं, उनका भी शाल श्रीफल से सम्मान करें। हम तीनों ही साथियों का सबसे पहले पंकज जी का सम्मान आप लोग करेंगे। नीतू यादव जी के सम्मान के लिए मैं सादिक जी और दुर्गेश जी को दोबारा आमंत्रित करता हूं। भूपेंद्र विश्वकर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो शाल श्रीफल से पीयूष शर्मा जी का सम्मान करें। जी 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 चलिए जी, आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से खूब सारा धन्यवाद, आभार। हम अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं और अगर हम बात करें नर्मदापुरम की तो बेहद सम्माननीय पूर्व विधान